नॉर्थ अमेरिका हम लोग देख रहे थे, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका जो है विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है, वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। नॉर्थ अमेरिका में तीन प्रमुख देश हैं। सबसे पहला आपका कौन सा आता है, अगर हम लोग मैप में आए तो ये वाला सबसे पहला आता है और ये है कनाडा, ठीक है। कनाडा के नीचे कौन सा है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और उसके नीचे कौन सा है आपका मैक्सिको। तो ये मेनलैंड आपका कह सकते हैं नॉर्थ अमेरिका के तीन प्रमुख देश हैं, ठीक है। फिर नॉर्थ अमेरिका में हम लोगों ने देखा था इसकी अवस्थिति क्या है या ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो इसके जस्ट ऊपर में कौन सा महासागर है, तो आर्कटिक ओशन है। दक्षिण में क्या है आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, पूर्व में आपका अटलांटिक महासागर और पश्चिम में पैसिफिक ओशन है या प्रशांत महासागर है, ठीक है। अब नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप को अगर देखा जाए तो जो इसके देश हैं, तीन प्रमुख देश जिसको हम लोगों ने देखा, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको, इनको नई दुनिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नई दुनिया कहा जाता है। नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में ही आपका क्या है 49 डिग्री रेखा और ग्रेट लेक्स, ये दोनों मिलके क्या करते हैं आपका कनाडा और यूएसए की सीमा रेखा बनाते हैं। क्या कौन कौन सी रेखा है, 49 डिग्री अक्षांश रेखा है ना, उत्तरी अक्षांश रेखा, और ग्रेट लेक्स। ग्रेट लेक्स में कौन कौन सी, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी और ओंटारियो, ठीक है। अभी इसके बारे में हम लोग आगे और देखेंगे रिवीजन करते हुए, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है इसकी खोज किसने की थी, तो खोज की थी इसकी, किसने की थी जी, खोज की थी आपका कोलंबस ने, ठीक है, कोलंबस। और इसका नामकरण किसके नाम पे हुआ, अमेरिगो वेस्पुची के नाम पे, ठीक है। ये मैंने बताया हुआ है, इसका वीडियो भी आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, ठीक है, पहले ही डाल दिया है मैंने, ठीक है, क्योंकि आप लोग भूलते रहते हो तो भूलने के हिसाब से याद दिलाने के लिए, ठीक है। अब ये जो है आपका पर्वत में आ जाते हैं। पर्वत है आपके यहाँ पे 3-4 पर्वत हैं। तो पहला है रॉकीज पर्वत। रॉकीज पर्वत जो कि नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ टू साउथ वेस्ट कोस्ट के सहारे फैला हुआ है, ठीक है। अब ये रॉकीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट, ठीक है, माउंट एल्बर्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है। सेकंड आपका जो पर्वत है वो है अलास्का। अलास्का में ही माउंट मैकिनले स्थित है जो कि नॉर्थ अमेरिका की सबसे हाईएस्ट पीक है। थर्ड है ब्रुक्स पर्वतमाला जो कि अलास्का में ही स्थित है। अलास्का यूएसए का पार्ट है, मैं बता चुका हूं आपको। इसके बाद आ जाता है एप्लेसियन पर्वत। एप्लेसियन पर्वत किस साइड पे है, यूएसए के पूर्वी कोस्ट के सहारे फैला हुआ है, ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। तो 4 पर्वत हम लोगों ने देखा। पहला कौन सा था, रॉकीज पर्वत, ठीक है, याद रहेगा रॉकीज। सेकंड कौन सा है, ब्रुक्स। थर्ड है अलास्का और चौथा है एप्लेसियन पर्वत, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों ने पर्वत के बाद क्या देखा था, मैदान देखा था। यहाँ पे पठार तो खास है नहीं, तो मैदान आपको याद रखना है प्रेरी, ये वाला जो शब्द लिखा हुआ प्रेरी, प्रेरी को याद रखना है। प्रेरी घास का मैदान है यहाँ पे, जिसे विश्व की रोटी की डलिया या गेहूं की टोकरी कहा जाता है, ठीक है। और ये घास का मैदान जो है ये नॉर्थ अमेरिका में कनाडा और यूएसए में फैला हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों ने मैदान देख लिया। मैदान के बाद हम लोग आते थे झील में। तो झील हम लोगों को यहाँ पे बहुत सारी झील देखने को मिलती है। पहले तो ग्रेट लेक्स की बात कर लें, इसमें सबसे पहली झील है सुपीरियर जो कि विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। क्या है, विश्व में मीठी पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। सेकंड नंबर पे आती है मिशिगन। मिशिगन झील विश्व में मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। इसके बाद ह्यूरॉन आती है, फिर ईरी और ओंटारियो, ठीक है। मैंने बताया था कि ये यूएसए और कनाडा के लिए आंतरिक जलमार्ग का काम करती हैं क्योंकि सेंट लॉरेंस नदी इसको अटलांटिक महासागर से जोड़ देती है और सेंट लॉरेंस नदी के कारण बड़े बड़े जहाज इससे कहां पे आ जाते हैं, ओंटारियो झील में, और उसके बाद नहरों और कह सकते हैं आपस में जुड़ाव के कारण ये पूरा एरिया जो है आपका आंतरिक जलमार्ग का काम करता है। किसके लिए, आपका यूएसए और कनाडा के लिए। इसलिए जितने भी बड़े औद्योगिक शहर हमारे दिखते हैं वो कहां पे दिखते हैं, इन देशों के इन झीलों के तटों पे दिखते हैं, जैसे कि पिट्सबर्ग, बोस्टन, ठीक है, डेट्रॉयट, ये सब किसके आसपास हैं, इन्हीं झीलों के आसपास बसे हुए हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा था कनाडा की ऐसी झीलें जो यूरेनियम का भंडार रखती हैं, ठीक है। इसमें पहली झील थी ग्रेट बियर झील। क्या नाम था, ग्रेट बियर। उसके नीचे ग्रेट स्लेव, उसके नीचे अथाबास्का, फिर रेनडियर और फिर विनिपेग, ठीक है। तो
ग्रेट लेक्स में हम लोगों ने 5 झीलें देखी, जो 5 मीठे पानी की दुनिया की सबसे बड़ी झीलें हैं। पहले कौन सी है आपकी सुपीरियर झील, सेकंड मिशिगन झील, थर्ड ह्यूरॉन झील, फोर्थ इरी झील, फिफ्थ है ओंटारियो झील। ये 5 मीठे पानी की झीलें हो गई जो कि बॉर्डर में स्थित है कनाडा और यूएसए की। फिर कनाडा की झीलें ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, रेनडियर, विनिपिग। इसमें क्या है, यूरेनियम के बड़े बड़े भंडार स्थित हैं और यूरेनियम के भंडार स्थित होने के कारण ही ये जो झीलें हैं ये कनाडा को यूरेनियम संवर्धित देश बनाती है और यूरेनियम से वो परिपूर्ण देश है। इसके बाद एक ग्रेट साल्ट झील देखी थी हम लोगों ने, ये किसके ऊपर है, ये है आपका रॉकीज पर्वत के ऊपर और ये उत्तरी अमेरिका की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये याद रखेंगे इतना, ठीक है। तो ये हो गई आपकी झीलें। अब हम लोगों को आगे बढ़ना है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे नदियां, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की नदियां। तो लिखिए उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, हाँ हाँ, नॉर्थ अमेरिका पढ़ रहे हैं हम लोग। नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की या नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की रिवर्स आपको देखना है। तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी रिवर जो है उसका नाम है मिसिसिपी मिसौरी नदी। क्या नाम है, मिसिसिपी मिसौरी नदी, ठीक है। मिसिसिपी मिसौरी यहां पे लिखा हुआ होगा, ये मिसिसिपी मिसौरी, ठीक है। तो मिसिसिपी मिसौरी नदी है ना, इसको याद रखिएगा। ये दुनिया की चौथी बड़ी नदी है, दुनिया की चौथी बड़ी नदी है। ये 2 भागों में दिखती है, आपका मिसिसिपी और मिसौरी, ठीक है। मिसिसिपी और मिसौरी 2 भागों में दिखती है। तो इसका उद्गम जो होता है मिसिसिपी का वो मिशिगन झील से होता है, मिसौरी का रॉकीज पर्वत से होता है। मिसिसिपी का उद्गम मिशिगन झील से और मिसौरी का उद्गम रॉकीज पर्वत से होता है। ठीक है, याद रहेगा। तो ये है नदी, देखिए प्रेरी घास के मैदान को सींचते हुए ये नदियां बह रही हैं। प्रेरी घास का मैदान है उसको सींचते हुए बह रही हैं। और ये लास्ट में आपको एक पंजे जैसा, जैसे मुर्गी का पंजा रहता है या चिड़िया का पंजा रहता है, वैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये जो स्ट्रक्चर इसको बोला जाता है पंजाकार डेल्टा, ठीक है। तो ये मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है, लिख लीजिए, ये नदी मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है और अपने विसर्जन के दौरान पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है और अपने विसर्जन के दौरान की खाड़ी में गिरती है। ये नदी मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है और अपने विसर्जन के दौरान पंजाकार डेल्टा बनाती है भाई, पंजाकार डेल्टा, ठीक है, पंजाकार डेल्टा बनाती। क्लियर है यहां तक। तो हम लोगों ने जो झील देखी या नदी देखी वो क्या थी, मिसिसिपी मिसौरी। अब इसके बाद सेकंड नदी जो हम लोगों को देखना है वो इसमें बनी नहीं है, उसके किनारे एक प्रसिद्ध शहर अमेरिका का स्थित है, उसका नाम है वाशिंगटन डीसी, ठीक है। तो वाशिंगटन डीसी जिस नदी के किनारे है उसका नाम है पोटोमैक्सी नदी। क्या नाम है, पोटोमैक्सी, लिख दे रहा हूं मैं, पोटोमैक्सी, हाँ पोटोमैक्सी नदी, ठीक है, पोटोमैक्सी नदी। इसके तट पर वाशिंगटन डीसी शहर स्थित है, वाशिंगटन डीसी शहर स्थित है, ठीक है। वाशिंगटन डीसी शहर स्थित है। कौन सी नदी है, पोटोमैक्सी नदी, ठीक है। तीसरी नदी और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट नदी जो है उसका नाम है हडसन। क्या नाम है, हडसन। और इसके किनारे अमेरिका का दूसरा सबसे प्रसिद्ध शहर स्थित है जिसका नाम है न्यूयॉर्क। लिखिए हडसन नदी के तट पर न्यूयॉर्क शहर स्थित है। हडसन नदी
हडसन नदी के तट पर न्यूयॉर्क शहर स्थित है। हडसन नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? न्यूयॉर्क शहर स्थित है। ठीक है। हडसन नदी के बाद हम लोगों को जो नदी देखना है उसका नाम है, चौथी नदी, रियो ग्रांडे नदी। लिख लीजिए, रियो ग्रांडे नदी, यहां पे लिखा हुआ है इसका नाम, रियो ग्रांडे नदी। रियो ग्रांडे नदी, ठीक है। रियो ग्रांडे नदी, रियो ग्रांडे नदी आपकी रॉकीज पर्वत से निकलती है, मैक्सिको और यूएसए की सीमा रेखा बनाती है। लिख लीजिए, रॉकीज पर्वत से निकलती है, रॉकीज पर्वत से निकलती है, यूएसए और मैक्सिको की सीमा रेखा बनाती है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा मिसिसिपी मिसौरी नदी, मिसिसिपी मिसौरी नदी मिशिगन झील और किससे निकलती है? रॉकीज पर्वत से निकलती है। और ये विश्व की चौथी नदी है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है। ये क्या करती है? ये आपका प्रेरी घास के मैदान में बहती है और क्या करती है? पंजाकार डेल्टा बनाती है और मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। ठीक है, मैं बता रहा हूं, अभी सभी बताऊंगा। ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड नदी हम लोगों ने देखा आपका पोटोमैक्सी नदी। पोटोमैक्सी नदी जो है उसके तट पर वॉशिंगटन डीसी शहर स्थित है। फिर हडसन नदी देखा, हडसन नदी के तट पे क्या है? न्यूयॉर्क शहर स्थित है। ठीक है। उसके बाद चौथी नदी हम लोगों ने कौन सी देखी? हाँ, रियो ग्रांडे नदी। रियो ग्रांडे नदी जो है ये आपकी रॉकीज पर्वत से निकलती है, यूएसए और मैक्सिको की सीमा बनाती है, यूएसए और मैक्सिको की सीमा बनाती है। ठीक है। उसके बाद मैं एक नदी की बात बार बार कर रहा था, उसका नाम है यहां पे सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस नदी। देख लीजिए, सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी। ठीक है। इसके तट पर मॉन्ट्रियल शहर स्थित है, इसके तट पर मॉन्ट्रियल शहर स्थित है, इसके तट पर मॉन्ट्रियल शहर स्थित है। ठीक है। सेंट लॉरेंस नदी के तट पर क्या है? मॉन्ट्रियल शहर स्थित है। क्लियर है? याद रहेगा, सेंट लॉरेंस नदी है ना, तट पर क्या है? कौन सा शहर स्थित है? मॉन्ट्रियल शहर। कौन सी झील से निकल रही है? ओंटारियो झील से। ठीक है। और कहां गिर रही है? अटलांटिक महासागर में। सेंट लॉरेंस की खाड़ी भी है इसके तट पे। कौन सी खाड़ी है? सेंट लॉरेंस की खाड़ी है, ऐसी है ना, तो वहां पे ये नदी गिरती है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी में। ठीक है। तो इसको याद रखना है, सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी के बाद जो एक नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, इसका नाम है ये कोलोराडो, कोलोराडो नदी, ये बह रही है, इसको याद रखिए, लिख लीजिए, कोलोराडो नदी, कोलोराडो नदी, कोलोराडो नदी। ठीक है। कोलोराडो नदी जो है ना, बहुत विशेष नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, कोलोराडो नदी के बारे में। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कहां से निकल रही है? रॉकीज पर्वत से निकल रही है। ठीक है। उद्गम रॉकीज पर्वत से। ठीक है। इसके तट पर डेथ वैली स्थित है। क्या स्थित है? डेथ वैली। ठीक है। डेथ वैली का मतलब समझ रहे हो ना? मृत्यु घाटी। डेथ वैली को अगर हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या आएगा? मृत घाटी या मृत्यु घाटी। ठीक है। माना जाता है कि ये डेथ वैली ऐसी वैली है जिसमें अगर आपने झांक लिया तो यमराज आपको अपने पास बुला ही लेंगे, पहले नीचे भेजेंगे फिर ऊपर। ठीक है। तो ये है डेथ वैली, बहुत गहरी है, बहुत गहरी खाई है। हाँ हाँ, यानी झांक लिया मतलब गिरना तय है। वहां पर डेंजर के साइन बोर्ड पहले से बने हैं कि यहाँ पे आप झांकिए मत। नीचे जाने का जुगाड़ है, मतलब सीढ़ी वीढ़ी है, बाकायदा सब चीज है, लेकिन झांकना एकदम अलाउ नहीं है कि ऐसे करके झांक लेते हैं चलो, तो जैसे अमृत धारा में झांक लेते हैं अपन, वैसा नहीं है। हाँ, यही तो खास बात है, यहाँ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या कह सकते हैं आकर्षण बल, वो असंबद्ध है। अचानक से किसी को ऐसा लगता है कि पीछे से कोई धक्का दे दिया और नीचे। ठीक है। खास बात यह भी है कि नीचे जब सीसीटीवी कैमरे लगाए गए है ना, इसके जो खाई है उसके अंदर, तो वहां पे जो पत्थर हैं वो अपने आप मूव करते हैं। रात में
आप किसी पत्थर को कहीं पे रख के आए, सुबह आप जाएंगे तो वो पत्थर रेत में पूरा निशान बनाते हुए दूसरी जगह पे मिलेगा। ग्रैंड कैनियन ऐसी जगह, ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, बाद में देख लेना, है ना, अभी नहीं, मोबाइल अभी रख दो, ठीक है। बाद में मैं आपको खुद भी दिखाऊंगा ग्रैंड कैनियन के बारे में स्टोरी जो है ना। तो जो इसकी वैली है, जो डेथ वैली, और जो कैनियन है, उस कैनियन का नाम है ग्रैंड कैनियन, लिख लीजिए। इसके कैनियन का नाम, जो खाई है उसका नाम क्या है? ग्रैंड कैनियन। इसकी खाई का नाम क्या है? ग्रैंड कैनियन। और इसके पत्थर, इस कैनियन में पत्थर अपना स्थान रहस्यमयी तरीके से बदल लेते हैं, रहस्यमयी तरीके से बदलते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहां पे कोई पत्थर है ना, पड़ा हुआ है, तो ये क्या करेगा? मूव हो जाएगा, ऐसा आकार बनता है। मान लीजिए यहां पे कोई पत्थर है, तो ये ऐसे करके पूरा आकार बनाते हुए कहां पहुंच जाएगा? यहां पे पहुंच जाएगा, ऐसे घूमते हुए। पूरा रेत में आकार रहता है पत्थर का, लेकिन केवल पत्थर मूव करता है ना, पत्थर का आकार रहता है। कोई धक्का दे रहा है तो उसके पैर का निशान नहीं बनता, ठीक है। इसलिए इसको हॉन्टेड प्लेस भी माना जाता था, है ना। माना जाता था मतलब आज भी मानते हैं लोग कि यहाँ आत्माओं का निवास, बहुत लोग मरे भी हैं इस एरिया में, ठीक है। तो ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी बुरी आत्माएं हैं, ऐसा वैसा। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सब कुछ होता है चुंबकीय क्षेत्र की अनियमितता के कारण, ठीक है। यहाँ का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अलग तरीके से वर्क करता है, इसीलिए पत्थर पत्थर जो है मूव करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है, 21वीं सदी में हम लोग आत्मा पे विश्वास नहीं करना है, ठीक है। ये याद रखना है, भूत पे नहीं करना है, आत्मा पे कर सकते हो, ठीक है। तो हो गया, डेथ वैली याद रहेगा। कौन सी नदी है? कोलोराडो, कोलोराडो नदी, है ना। इसकी जो वैली है उसको क्या कहा जाता है? डेथ वैली। और इसके कैनियन को क्या कहा जाता है? ग्रैंड कैनियन। कहाँ बहती है? रॉकीज पर्वत के ऊपर में। किस दिशा से किस दिशा में? तो पूर्व से पश्चिम की दिशा की, है ना, पूर्व से पश्चिम की दिशा में बहती है, ठीक है। ये याद रखना है आपको। अब आगे देखते हैं हम लोग, झील हो गया, नदियां हो गई, ठीक है। जलप्रपात देखेंगे, जलप्रपात, ठीक है। जलप्रपात, दक्षिण अमेरिका में जलप्रपात पढ़े थे ना यार, साउथ अमेरिका में। क्यों पृथ्वी, साउथ अमेरिका में पढ़े थे जलप्रपात? हाँ, भूल गए? पढ़े थे एक जलप्रपात जो सबसे ऊंचा था दुनिया का, क्या नाम था? हाँ, विश्व सुंदरियों के देश में था। कौन सा देश है विश्व सुंदरियों का? हाँ, वो तो तुम कहाँ भूलोगे, ठीक है। लेकिन नदी का नाम तो याद होना चाहिए, नदी और झरने का नाम। जो सुंदरियां मतलब परी होती हैं, उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं स्मृति? परी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंजल, एंजल नहीं बोलते हैं? हाँ, एंजल फॉल है यहाँ, ठीक है। कौन सा फॉल है? एंजल फॉल, ठीक है। कौन सी नदी है? ओर्निको। ओर्निको नदी की सहायक नदी है कोरोना, और कोरोना नदी पे, है ना, कैरो नदी कई जगह पे लिखा रहता है, कई जगह कोरोना नदी। तो उसी नदी पे क्या स्थित है? एंजल जलप्रपात। वो बहुत विशेष फॉल है। वैसा ही एक फॉल यहाँ पे भी है, और इसका नाम क्या है? क्या नाम है इसका? नाम है नियाग्रा। क्या नाम है? नियाग्रा, ठीक है। नियाग्रा फॉल। नियाग्रा फॉल कहाँ स्थित है? इरी और ओंटोरियो झील है ना, इसके मध्य में। ये देखिए यहाँ पे ये बनाया है ना एरो, ये एरो जो बना है ये नियाग्रा फॉल का ही बना है, नियाग्रा जलप्रपात, ठीक है। इसको याद रखिएगा, नियाग्रा जलप्रपात इरी और ओंटोरियो झील के मध्य है, इरी और ओंटोरियो झील के मध्य है। दुनिया के चौड़े जलप्रपातों में से एक है, दुनिया के चौड़े जलप्रपातों में से एक है, दुनिया के चौड़े जलप्रपातों में से एक है।
ठीक है, याद रहेगा। बहुत सुंदर है ये, बहुत सुंदर। और इसकी सुंदरता के कारण छत्तीसगढ़ के एक जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है। कौन सा जलप्रपात है? चित्रकूट जलप्रपात, उसको भारत का नियाग्रा कहा जाता है। तो ओरिजिनल पीस नियाग्रा कहाँ है? यूएसए में। और उसका कॉपी वाला कहाँ है? कॉपी वर्जन हम लोगों के पास है। ठीक है, याद रहेगा कि हम लोग वाला ओरिजिनल है, इन लोग का कॉपी। ठीक है, नाम क्योंकि हम लोगों ने इन लोग से चुरा लिया है, तो हम लोग वाला कॉपी मानेंगे हम लोग, लेकिन दोनों ही ओरिजिनल अपनी जगह। वो चित्रकूट जलप्रपात है और ये नियाग्रा जलप्रपात है। ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात कौन सी नदी पे है? इंद्रावती नदी पे। और नियाग्रा फॉल किस पे स्थित है? ईरी और ओंटारियो के मध्य स्थित। ठीक है, याद रहेगा। तो ये हो गया हमारा फॉल। अब फॉल के बाद हम लोग क्या देखें? फॉल को बाद हम लोग देखते हैं फसलें वगैरह देख लेते हैं। लिख लीजिए, यहां की फसल मक्का। आइए, हाँ, मक्का। ठीक है, यूएसए मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक, वो वहां पे साइड में ही उतार। ठीक है, तो मक्का जो है वो कहां उत्पादित होता है? यूएसए में उत्पादित होता है, तो इसको याद रखना है। सेकंड है आपका सेब। सेब, 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 सेब। अरे एप्पल भाई, एप्पल। सेब है ना, एप्पल। ठीक है, एप्पल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? यूएसए। दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश यूएसए है। ठीक है, आप लिखना शुरू कर दीजिए, है ना। एप्पल या सेब का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? यूएसए। ठीक है, हो गया। तो दो फसलें देखी, पहला मक्का और दूसरा सेब। ठीक है, तीसरी फसल का नाम लिखिए गेहूं। गेहूं, गेहूं। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो नॉर्थ अमेरिका में है वो यूएसए। नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा उत्पादक देश यूएसए, गेहूं। ठीक है, और एक कह सकते हैं औद्योगिक फसल है कागज। कागज जो है ये तो इंडस्ट्रियल हो गया, यानी क्या कह सकते हैं आप, उत्पाद हो गया ये, है ना। कागज उद्योग के द्वारा उत्पादित होगा। तो कागज ज्यादा उत्पादित होता है आपका कनाडा में। ठीक है, कनाडा में कागज, कनाडा में कागज का उत्पादन होता है। हो गया। तो फसल हम लोगों ने देख लिया, अब खनिज देखना है। खनिज, खनिज। ठीक है, खनिज जानते हैं ना, मिनरल्स। ठीक है, तो कोयला और लोहा यूएसए, लिख लीजिए, कोयला और लोहा यूएसए में उत्पादित होता है, यूएसए। ठीक है, सेकंड नंबर पे लिखेंगे यूरेनियम। बताया था कौन सी झील, ये 5 झीलें, है ना। किसके पास है ये झीलें? ये ऊपर वाली ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, रेंडियर और विनीपेग किसके पास है? कनाडा के पास, है ना। तो कनाडा सबसे बड़ा उत्पादक है यूरेनियम का। यूरेनियम, कनाडा। और ये नीचे वाला देश जो है मैक्सिको, मैक्सिको में सबसे ज्यादा उत्पादित होता है चांदी। चांदी मैक्सिको। ठीक है, चांदी कहां उत्पादित होता है? मैक्सिको में। ठीक है, चांदी कहां उत्पादित होता है? मैक्सिको में। ठीक है, तो ये आपको तीनों चीजें याद रखनी। तो हम लोगों ने फसलों में देखा, पहला हाँ मक्का कहां उत्पादित होता है? यूएसए। सेकंड सेब, सेब यूएसए। थर्ड गेहूं, गेहूं यूएसए। और चौथा कागज, कागज भी कहां होता है? कनाडा। ठीक है, अब देखिए फसलों के संबंध में जब हम लोग बात करते हैं तो गेहूं का नाम आता है। एक समय था कि जब भारत जो था जस्ट आजाद हुआ था,
और भारत के सामने जो था ना खाद्य संकट आ गया था, है ना। और उस समय हमारा युद्ध चल रहा था पाकिस्तान से। किससे युद्ध चल रहा था? पाकिस्तान से। भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, ठीक है। उस समय हम लोगों ने यूएसए से डिमांड की थी कि आप हमको क्या दे दो? गेहूं दे दो, क्योंकि हमारे देश में क्या पड़ा हुआ? अकाल पड़ा हुआ है, नहरों की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी, बड़े बड़े बांध उस समय कंस्ट्रक्शन में थे, हम लोग बना नहीं पाए थे, तो इसलिए हमारे किसान उतना अच्छा उत्पादन नहीं कर पाए, क्योंकि बारिश अच्छे से हुई नहीं, ठीक है। तो यूएसए के पास जो गेहूं होता है ना, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है, उसकी क्वालिटी होती है खराब। उसको लाल गेहूं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाल गेहूं कहा जाता है। लेकिन उसका उत्पादन अभी इनके पास पर्याप्त था, ठीक है। फिर भी इन लोगों ने उसको भारत को नहीं दिया, क्योंकि इनकी मित्रता किससे थी? पाकिस्तान से। तो भारत को गेहूं सप्लाई नहीं किया, लाल गेहूं, ठीक है। इनके यहां वो गेहूं कौन खाता है पता है? सुअर। सुअर को ये लोग खाते हैं। तो सुअर यहाँ का मतलब मांसाहारी है ना ये लोग, मतलब ज्यादातर ये लोग सी फूड या फिर जितने भी सुअर हो गए, पोर्क हो गया आपका, मांस का कंजम्पशन ज्यादा करते हैं। चिकन हो गया, मटन हो गया, बीफ, हाँ सबका। इनके यहाँ ऐसा कुछ पाबंदी नहीं, हम लोग के यहाँ जैसा इनके यहाँ कोई पाबंदी नहीं, ठीक है। तो इसको याद रखना है फसलों को। और फिर खनिज की बात कर रहे हैं, तो खनिज हमारे यहाँ लोहा और कोयला, है ना, किसके पास होता है? यूएसए के पास। और फिर यूरेनियम, यूरेनियम यानी परमाणु खनिज किसके पास होता है? कनाडा के पास। और चांदी किसके पास होता है? मैक्सिको के पास। याद रहेगा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों को देखना है खाड़ी, ठीक है। तो ये उत्तर में जो खाड़ी स्थित है, इसका नाम है हडसन की खाड़ी। लिख लीजिए, हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में स्थित है। मुख्यतः कनाडा में स्थित है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में। हाँ, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में कनाडा में स्थित है, कनाडा में लोकेटेड है, ठीक है, याद रहेगा। सेकंड नंबर पे आ जाती है आपकी मैक्सिको की खाड़ी, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है। मैक्सिको की खाड़ी उत्तर अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। तीसरी खाड़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट खाड़ी है, इसको याद रखिएगा। ये जो खाड़ी है इसको याद रखना है आपको। इसका नाम क्या लिखा हुआ है? फंडी। क्या है? फंडी, फंडी की खाड़ी, ठीक है। फंडी की खाड़ी जो है, यहां विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है, ठीक है। हाँ, टाइड, है ना, टाइड जिसको बोलते हैं ना, तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है फंडी की खाड़ी में। ये भी कनाडा में स्थित है। ये भी कहां स्थित है? कनाडा में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार यहां आता है, ठीक है, याद रहेगा। कौन सी खाड़ी है ये? फंडी की खाड़ी, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद देखते हैं आपका डेविस जल संधि। कौन सी जल संधि? डेविस जल संधि, डेविस जल संधि। जल संधि में पहली जल संधि लिखिएगा, डेविस जल संधि। जल संधि में पहली जल संधि डेविस जल संधि, ठीक है। स्ट्रेट्स, स्ट्रेट में फर्स्ट स्ट्रेट क्या है? डेविस स्ट्रेट। ये किसके किसके बीच में है? ये ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में, ठीक है, लिख लीजिए, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में स्थित है, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में। ये आर्कटिक महासागर को, ये आर्कटिक महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ये आर्कटिक ओशन को अटलांटिक ओशन से जोड़ती है, आर्कटिक ओशन को अटलांटिक ओशन से जोड़ती है, ठीक है। कौन सी जल संधि है? डेविस जल संधि। मैंने आपको बताया था जब हम लोग जलधारा पढ़ रहे थे, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे भी इसमें, ठीक है। एक्चुअल में मॉर्निंग बैच में मैंने पढ़ाया था,
तो मॉर्निंग बैच में मैं पढ़ा चुका हूं कि जल संधि जो है, यहाँ पे जो डेविस जल संधि है, यहां से एक जलधारा आती है जिसका नाम है लेब्राडोर की जलधारा। लेब्राडोर नाम का कुछ सुने हो, जानवर सुने होगे, कुत्ता आता है ना। तो यहां से लेब्राडोर की जलधारा आती है जो ठंडी है, और ये गल्फ जो है ना मैक्सिको की, यहां से गल्फ स्ट्रीम आती है, और ये दोनों आपका न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास आपस में मिलते हैं, ठीक है, जिससे यहाँ पे ग्रांड बैंक और जार्जिया बैंक का निर्माण होता है। तो ये सारी स्टोरी आपस में जुड़ी हुई है, हम लोगों को आगे देखना है इसको, ठीक है। सेकंड जल संधि देख लीजिए। सेकंड जल संधि है आपकी बेरिंग जल संधि। कौन सी जल संधि है? बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि, ठीक है। कौन सी जल संधि है? बेरिंग जल संधि। बेरिंग, बेरिंग, हाँ हाँ, बेरिंग जल संधि, ठीक है। बेरिंग जल संधि जो है ये आपका अलास्का और रूस के बीच स्थित है। अलास्का और रूस के बीच स्थित, अलास्का और रूस के बीच स्थित है। यह आर्कटिक महासागर को या आर्कटिक ओशियन को प्रशांत महासागर से या पैसिफिक ओशियन से जोड़ती है। आर्कटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन से जोड़ती है या आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, प्रशांत महासागर से जोड़ती, ठीक है। इस जल संधि का नाम क्या है? बेरिंग जल संधि, ठीक है, बेरिंग जल संधि। इस जल संधि का नाम है बेरिंग जल संधि, ठीक है, इसको याद रखना है। क्लियर है? अब और आप लोगों को क्या याद रखना है, एक बार रिवाइज करते हैं। पहले फसल देखे, कौन कौन सी फसल देखे? पहली मक्का। मक्का का सबसे ज्यादा उत्पादन किसके पास हो रहा है? यूएसए। सेकंड नंबर पे सेब, सेब का उत्पादन यूएसए। थर्ड नंबर पे, ठीक है, किसके पास उत्पादन हो रहा है? यूएसए के पास, है ना। फोर्थ नंबर पे क्या है? कागज, कागज का उत्पादन कनाडा, ठीक है। खनिज देखा, खनिज में पहला क्या था? कोयला और लोहा, यूएसए। फिर यूरेनियम, कनाडा। और चांदी, मैक्सिको। याद रखना, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? मैक्सिको, ठीक है, याद रहेगा। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? खाड़ी देखी। तो कितनी खाड़ियां देखी? 3, ठीक है। 3 में पहली खाड़ी कौन सी थी? हडसन। हडसन कहां स्थित है? कनाडा में, है ना, नॉर्थ अमेरिका के उत्तर में, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ में स्थित है, कनाडा में स्थित है। क्या नाम है इसका? हडसन की खाड़ी। सेकंड नंबर पे कौन सी देखी? मैक्सिको की खाड़ी। कहां स्थित है? दक्षिण में। और मैक्सिको की खाड़ी जो है आपका मैक्सिको और यूएसए दोनों में सटी हुई है ना। नाम भले मैक्सिको की खाड़ी है लेकिन दोनों में सटी हुई है, ठीक है। और थर्ड नंबर की खाड़ी जो देखी हमने वो है आपकी फंडी की खाड़ी, जो कि कनाडा में स्थित है। ये तीनों खाड़ी देखी। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? जल संधि। पहली जल संधि कौन सी देखते हैं? डेविस जल संधि। ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच स्थित है, ठीक है। किसको किसको जोड़ रही है? आर्कटिक महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ रही है। फिर कौन सी जल संधि देखे? बेरिंग जल संधि। ये किसके किसके बीच में स्थित है? ये आपका अलास्का और रूस के बीच में स्थित है। अलास्का और रूस के बीच में स्थित है, ठीक है। और किसको किसको, यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को एशिया से अलग करती है। एशिया में रूस है और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अलास्का है, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को एशिया से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? बेरिंग जल संधि। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है, ठीक है। 2 महाद्वीपों को अलग करती है, तो बेरिंग जल संधि को याद रखना है। और ये आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करती है, ठीक है, ये जोड़ती, आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। कौन सी जल संधि हो गई? बेरिंग जल संधि, ठीक है। यहां तक याद रहेगा, ठीक। अब आगे चलते हैं हम लोग, यहां की पवनों को देखते हैं। पवन, पवन यानी हवाएं, विंड्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला लिखिए चिनूक। क्या नाम है? चिनूक। पवन, ये देखिए पहला नाम लिखा हुआ है, क्या नाम है इसका? चिनूक, ठीक है। अब चिनूक को ये लिखिए रॉकीज पर्वत से चलने वाला तूफान है। रॉकीज पर्वत में चलने वाला तूफान, ठीक है। रॉकीज पर्वत में चलने वाला तूफान कौन सा है? चिनूक। सेकंड नंबर पे क्या है? टॉर्नेडो। टॉर्नेडो, इस नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो मूवी मिल जाएगी, क्योंकि यूएसए में आता है, हॉलीवुड वही है। टॉर्नेडो के नाम से मूवी वहां पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो टॉर्नेडो सेकंड नंबर पे लिखिएगा, अमेरिका में चलने वाला तूफान है।
उसके बाद तीसरा आ जाता है हरिकेन। तीसरे नंबर पे क्या आ जाता है? हरिकेन, है ना। टॉर्नेडो छूटेगा तो मैं दोबारा बोलूंगा ना, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हरिकेन, हरिकेन जो है आपका, ये आपका मैक्सिको की खाड़ी से, मैक्सिको की खाड़ी से यूएसए में चलने वाला तूफान है। मैक्सिको की खाड़ी से यूएसए में चलने वाला तूफान है, क्या नाम है? हरिकेन, ठीक है। फिर रीटा कैटरीना, ये सब मैं हरिकेन के ही नाम है, यानी तूफानों के नाम है, लिख लीजिए। रीटा कैटरीना ये हरिकेन के नाम ही है, ठीक है। रीटा कैटरीना हमारे यहाँ हीरोइन होती है और यहाँ पे तूफान का नाम है, ठीक है। रीटा कैटरीना, ठीक है, ये तूफानों के नाम है। रीटा कैटरीना हरिकेन के नाम है ना। हरिकेन आते रहते हैं ना, जैसे कि बहुत सारे तूफान आते हैं, भारत में भी आते हैं, उनको नाम दे देते हैं हम लोग। जैसे कि उड़ीसा में आया तो नीलम नाम दे दिए, है ना। फिर कभी आया तो बंधु नाम दे दिए, है ना। कुछ आया तो बाग्यो नाम दे दिए, कुछ विभिन्न प्रकार के नाम देते हैं। तो ये एक्चुअल में हर देश अपना प्रपोजल भेजता है, नाम का प्रपोजल। वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो विश्व में ये तूफान को ट्रैक करता है, मौसम को ट्रैक करता है, तो वो क्या करता है ना, रैंडमली एक नाम को सेलेक्ट करता है ना। और जिस देश का नाम सेलेक्ट करना रहता है वो उस देश के नामों में से एक नाम सेलेक्ट करता है। जो नाम निकल जाता है वो उस देश का निकल जाता है, ठीक है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भारत में जो तूफान आ रहा है उसका नाम भारत का ही हो, वो किसी दूसरे देश का भी नाम उठा के भारत के तूफान को दे सकते हैं, ठीक है। ऐसा होता है। तो इसलिए आपको अजीब अजीब नाम मिलेंगे इनके, जैसे कि यहाँ रीटा कैटरीना, ये भारत का नाम दिया हुआ होगा, भारत या किसी देश का, ठीक है, लेकिन अमेरिका के लिए यूज हुआ है, ठीक है। और बहुत पहले आए थे ये तूफान, अभी के नहीं है ना। कैटरीना कैफ उस समय बॉलीवुड में नहीं आई थी, तब के हैं, ठीक है। याद रहेगा। आगे देखते हैं हम लोग। जानवर लिख लीजिए, जानवर। जानवर में पहला जानवर लिखिए प्यूमा, प्यूमा, प्यूमा। आप शूज पहनते हो ना प्यूमा का, वही प्यूमा, ठीक है। ये आपका अमेरिकन टाइगर या अमेरिकन कैट कह सकते हैं, वाइल्ड कैट, अमेरिकन वाइल्ड कैट। जैसे हमारे यहाँ तेंदुआ रहता है ना। अगर ब्लैक तेंदुआ हो, बगीरा वाला, मुगली में जो बगीरा था, वैसा वैसा अगर अमेरिका की जो प्रजाति है उसका नाम क्या है? प्यूमा, ठीक है। प्यूमा जो ब्रांड है उसका अगर आप ऐड देखे होगे तो ब्लैक तेंदुआ रहता है, ठीक है। जगुआर भी देखे होगे आप लोग, जगुआर, जगुआर भी एक जानवर ही है ना। जगुआर जो है वो जानवर है ना। वो भी उसी टाइप का, लेपर्ड टाइप का, तेंदुए टाइप का, ये भी उसी टाइप का। नेक्स्ट है वीवर। वीवर पाया जाता है मैक्सिको में। कहां पाया जाता है? मैक्सिको में। वीवर पाया जाता है मैक्सिको में, ठीक है। अब इसकी खास बात मैं बता रहा हूं। वीवर, अरे भाई ऐसा करेगा, वीवर, ठीक है। वीवर ये चूहे टाइप का है। आप चूहे को बड़ा आकार का मान लीजिए, 1-1.5 फुट 2 फुट का चूहा, है ना, उस टाइप का है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये मैक्सिको के साइड में रहता है, जो तट है उसमें रहता है। अब ये क्या करता है, इस भूमि को खोदता है और खोद के अंदर ही अंदर कहाँ निकल जाता है? समुद्र में बिल बनाता है और समुद्र में निकल जाता है, ठीक है। और समुद्र से वापस आना रहता है तो वही बिल में से वापस आता है, ठीक है। लेकिन चूहे की प्रजाति है, ये बच्चे बहुत सारा डालता है, एक बार बच्चे देता है तो 20-30 दे देता है, ठीक है। और इसके शिकारी वहां पे कम है। भाई बिल्ली तो खा नहीं सकती इसको, बिल्ली को तो ये खा जाए, मतलब बड़ा है ना, 2 फुट का है, 1.5-2 फुट का। और बड़े बड़े मोटे मोटे चूहे रहते हैं। नार्निया फिल्म देखे हो गया? नार्निया फिल्म अगर देखे होगे तो उसमें एक चूहा बात करता है बच्ची से, वो मोटा सा जो चूहा रहता है वो वीवर ही रहता है, ठीक है। तो वो वैसा चूहा। अब ये इनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि ये बिल बना बना के पूरा इसको क्या कर रहे हैं, महासागर से जोड़ रहे हैं या समुद्र से जोड़ रहे हैं। क्या होगा,
समुद्र का पानी उस बिल के रास्ते कहाँ आ जा रहा है, स्थल में आ जा रहा है। मान लीजिए कि आपके घर से एक चूहा खोदना शुरू किया और समुद्र को जोड़ दिया, तो समुद्र का पानी कहाँ तक आ जाएगा, आपके घर तक आ जाएगा ना। और वो बार बार पूरे शहर को ऐसे जोड़ते चले जाएगा, तो क्या होगा, समुद्र धीरे धीरे अंदर प्रवेश करने लगेगा और ये पूरी भूमि क्या हो जाती है, दलदल में बदलने लगती। ठीक है, तो इसलिए ये पूरी भूमि जो है, ये अकेला जानवर ही इसको पूरा दलदल में बदल दे रहा है। ठीक है, मैक्सिको की सरकार इनाम रखी है, ज्यादा से ज्यादा बीवर मार के लाओ और करोड़ों रुपए ले जाओ, क्योंकि उससे ज्यादा नुकसान ये कर रहा है, भूमि का नुकसान कर रहा है ना, तो रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी का नुकसान कर दे रहे हैं। हजारों किलोमीटर को खा गया है ये चूहा, पूरा दलदल हो गया, वहां कमल खिल रहा है। ठीक है, तो ऐसा काम किया है वीवर, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। इसके बाद आता है रेनडियर। रेनडियर रेनडियर ये कनाडा के उत्तरी भाग में पाया जाता है। रेनडियर कनाडा के उत्तरी भाग में पाया जाता है। ठीक है, वो स्लेट गाड़ी खींचने का जो काम करता है, नानिया फिल्म देखे होगे तो उसमें गाड़ी खींचने के लिए जो हिरण लगे रहते हैं वो रेनडियर ही होते हैं। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेशनल पार्क लिखो, नेशनल पार्क। नेक्स्ट, नेशनल पार्क। तो यहां पे दो बड़े नेशनल पार्क हैं। पहले का नाम लिखिए येलो स्टोन नेशनल पार्क, ये अलास्का में स्थित है। अलास्का में येलो स्टोन नेशनल पार्क, समझ गया ना, लिखने की जरूरत तो नहीं है। येलो स्टोन नेशनल पार्क, लिख लोगे, येलो स्टोन। ठीक है, मैं भी लिख दे रहा हूं, काम आएगा। स्टोन नेशनल पार्क है ना, एनपी। ये पहला है, कहां है ये, अलास्का में, अलास्का यूएसए। खास बात क्या है यहां पे गर्म जल के फव्वारे पाए जाते हैं, गर्म जल के फव्वारे पाए जाते हैं येलो स्टोन नेशनल पार्क में। सेकंड नंबर पे आता है आपका, सेकंड नंबर पे आता है वुड बफेलो, वुड बफेलो। ठीक है, वुड बफेलो नेशनल पार्क। ठीक है, ये कहां स्थित है, कनाडा। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से ये सबसे बड़ा है नेशनल पार्क। ठीक है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, क्षेत्रफल के हिसाब से ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग द्वीप में। क्या पढ़ना है हम लोगों को, द्वीप। यहां पे ये वाला द्वीप देखिए। ठीक है, इसका नाम मैंने बताया था आपको, न्यू फाउंड लैंड। क्या नाम था इसका, न्यू फाउंड लैंड। पहले इस द्वीप को नाम लिखिए, न्यू फाउंड लैंड द्वीप। कनाडा के अधीन है, कनाडा के अधीन है, अटलांटिक महासागर में स्थित है, अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, पहले अटलांटिक महासागर के ही द्वीप देखेंगे अपन, है ना। कनाडा में स्थित है, अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, मैंने बताया था यहां से एक जलधारा आती है ना, यहां से एक जलधारा। क्या नाम था इस जलधारा का, याद है, अभी अभी बताया था, कुत्ते के नाम पे थी। हाँ, अभी अभी बताया था ना, अभी अभी बताया था, इसका नाम था लेब्राडोर। लेब्राडोर की जलधारा, लिखवाया नहीं था, केवल बताया था। ठीक है, लेब्राडोर की जलधारा यहां से आती है। और दूसरी जलधारा मैंने बताया था आपका कहां से आती है, गल्फ से आती है। इसलिए इस जलधारा का नाम क्या है, इसका नाम है गल्फ स्ट्रीम। क्या नाम है, गल्फ स्ट्रीम। इन दोनों को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर से क्या आ रही है, लेब्राडोर की जलधारा, नीचे से क्या आ रही है, गल्फ स्ट्रीम। न्यू फाउंड लैंड के पास इन लोग क्या हो रहे हैं, आपस में मिल जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे घना कोहरा बनता है। गर्म जलधारा ठंडी जलधारा दोनों मिक्स होती हैं तो क्या बनता है, घना कोहरा।
और क्या होता है, समुद्र के अंदर विभिन्न प्रकार के पौष्टिक घास उगती है। उस पौष्टिक घास को खाने कौन आती हैं, बहुत सारी मछलियां। और जब मछलियां वहां पे आती हैं, पौष्टिक घास वहां पे है, तो वो अपने क्या कह सकते हैं, अंडे को भी वहीं वो करती हैं, देती है ना, और उससे बच्चे और निकलते हैं। इस प्रकार इस पूरे क्षेत्र में बहुत सारी मछलियां मिलती। ठीक है, इस दो बैंक यहां पे स्थित है, एक का नाम है ग्रांड बैंक, क्या नाम है, ग्रांड बैंक, और दूसरे का नाम है जॉर्जिया बैंक। ठीक है, दोनों मछली पकड़ने के बड़े केंद्र हैं। ठीक है, लिख लीजिए, न्यू फाउंडलैंड द्वीप, इसके पास ठंडी जलधारा, लेब्राडोर की जलधारा तथा गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम आपस में मिलती हैं। इसके पास ठंडी जलधारा, लेब्राडोर की जलधारा और गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम, गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम आपस में मिलती हैं, आपस में मिलती हैं, जिससे ग्रांड बैंक और जॉर्जिया बैंक का निर्माण होता है, जिससे ग्रांड बैंक और जॉर्जिया बैंक का निर्माण होता है, जिससे ग्रांड बैंक और जॉर्जिया बैंक का निर्माण होता है, जो कि मछली पकड़ने के सबसे बड़े केंद्र हैं, जो कि मछली पकड़ने की दुनिया में सबसे बड़े केंद्र हैं। ठीक है, याद रहेगा, ग्रांड बैंक, जॉर्जिया बैंक। ठीक है, नेक्स्ट देखें, ये द्वीप हो गया। अब ये बड़ा वाला भी देख लेते हैं, ये विशाल द्वीप, इसका नाम है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड उत्तर, ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, ग्रीनलैंड द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप। ठीक है, आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर में स्थित है, आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर में स्थित है। डेविस जल संधि इसे कनाडा से अलग करती है, डेविस जल संधि इसे कनाडा से अलग करती है। ठीक है, डेविस जल संधि इसे किससे अलग करती है, कनाडा से अलग करती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, ये छोटा सा लाल कलर का स्पॉट दिख रहा है, दिख रहा है क्या, यहाँ पे लाल कलर का गोला लगाया मैंने यहाँ पे, इसका नाम है बरमूडा। क्या नाम है, बरमूडा। ठीक है, बरमूडा तो जानते होगे आप लोग ना। ठीक है, लेकिन ये बरमूडा आइलैंड वाला बरमूडा है, पहनने वाला नहीं है। कौन सा है बरमूडा, बरमूडा आइलैंड वाला। ठीक है, बरमूडा ट्रायंगल बोला जाता था, बरमूडा ट्रायंगल, सुने हो बरमूडा ट्रायंगल के बारे में, क्या है बरमूडा ट्रायंगल, क्या है, रहस्यमयी स्थान जहां पे जहाज और एरोप्लेन वगैरह सब क्या हो जाते थे, गायब हो जाते थे, डूब जाते थे। ठीक है, ये वो स्थान है। ठीक है, तो उसी के पास एक द्वीप स्थित है, जिससे उस स्थान को एक्चुअल में लोकेट किया गया कि एक्चुअल में ये ट्रायंगल है कहाँ। तो किसके पास है वो, बरमूडा के पास। तो बरमूडा ट्रायंगल किसके पास स्थित है, बरमूडा। और ये बरमूडा किसके अधीन है, तो ये यूके के अधीन है। किस देश के अधीन है, यूके, लिख लीजिए, ये यूके के अधीन है, बरमूडा द्वीप यूके के अधीन है। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम है ना, ब्रिटेन, इंग्लैंड वाला। और इसी के पास बरमूडा ट्रायंगल स्थित है, लिख लीजिए, इसी के पास बरमूडा ट्रायंगल स्थित है, जहां जहाज और एरोप्लेन रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते थे, जहां जहाज और प्लेन्स रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते थे। अब होते हैं क्या, अब नहीं होते, पहले हो जाया करते थे। अब ऐसा क्यों, क्योंकि जब भी पहले क्या था ना कि बहुत सारी यहाँ पे मौसमी गतिविधियां एक साथ होती थी, उसको ट्रैक नहीं कर पाते थे। ठीक है, अब जो सैटेलाइट हैं और अब की जो टेक्नोलॉजी है, वो वहाँ पे आने वाले तूफान और जितनी भी गतिविधियां उसको
ट्रैक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बादलों का शेप जो होता है ना हेक्सागोनल हो जाता है। कैसा शेप हो जाता है? हेक्सागोनल। ठीक है, एक सुरंग टाइप का बन जाता है और उसमें फंस जाती है जहाज वगैरह। और उसके अलावा समुद्र में, गहरे समुद्र में भी लहरें और चुंबकीय क्षेत्र ऐसा बनता है कि वहां पे जहाज वगैरह डूब जाते थे। ठीक है, और सारी घटनाएं एक साथ होती हैं, इसलिए उसको ट्रैक कर पाना पहले मुश्किल था, लेकिन आज के डेट में ट्रैक कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आते हैं कैरेबियाई देश, कैरेबियाई द्वीप समूह। कैरेबियाई द्वीप समूह, कैरेबियाई द्वीप समूह यहां वाले। इनमें वेस्ट इंडीज द्वीप समूह, इनमें वेस्ट इंडीज द्वीप समूह और क्यूबा शामिल है, क्यूबा। ठीक है, और कौन सा द्वीप शामिल है? क्यूबा, क्यूबा शामिल है। वेस्ट इंडीज द्वीप समूह और क्यूबा शामिल है। ठीक है, याद रहेगा। तो इतना हमको किस साइड से याद रखना है? अटलांटिक महासागर, कैरेबियाई सागर में कैरेबियन द्वीप समूह है ना। यहाँ पे जो कैरेबियाई द्वीप समूह लिखे है ना, यहाँ पे इसके आसपास कौन सा सागर स्थित है? कैरेबियाई सागर। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम लोग को पश्चिम का एक द्वीप देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है ये हवाई। क्या नाम है? हवाई, यूएसए में। ठीक है, लिख लीजिए हवाई द्वीप समूह। हवाई द्वीप समूह यूएसए में स्थित है। यूएसए के अधीन है, यूएसए में स्थित नहीं है, यूएसए के अधीन है। प्रशांत महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है। यूएसए के अधीन है और प्रशांत महासागर में स्थित है। इसे प्रशांत महासागर का चौराहा या पास कहा जाता है। इसे प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशियन का चौराहा या पास कहा जाता है। मतलब कोई भी जहाज, चाहे वो एरोप्लेन है, चाहे वो जहाज, पानी का जहाज है, उस, हाँ, इसे प्रशांत महासागर का चौराहा या पास कहा जाता है। इसे पैसिफिक ओशियन का चौराहा या पास कहा जाता है। ठीक है, मैं क्या बता रहा था कि अगर किसी भी जहाज को प्रशांत महासागर के ऊपर से निकलना है या जहाज से निकलना है, दोनों ही कंडीशन में उसको कहाँ रुकना पड़ेगा? हवाई द्वीप में। और यहां से तेल रिफिल करवाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत डिस्टेंस है यूएसए से। अगर इधर जाना है आपको, पैसिफिक ओशन क्रॉस करना है, तो उसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो कई हजार किलोमीटर का सफर तय करने के लिए आपको तेल एक बार रिफिल करवाना पड़ता है, और वो रिफिल कहाँ पे होता है? हवाई द्वीप पे। ठीक है, याद रहेगा। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। याद रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे प्रसिद्ध द्वीप। अब इसके बाद लिख लीजिए ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का नाम है मोना लोआ या मोना लाओ, मोना लाओ। ज्वालामुखी, ठीक है, मोना लाओ ज्वालामुखी याद रखेंगे। मोना लाओ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप में स्थित है, और यह है एक सक्रिय ज्वालामुखी। मोना लाओ ज्वालामुखी हवाई द्वीप में स्थित है, और यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे